चलो बेटा, पिछले लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात किए थे मींस वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मैंने बात कर लिया था यहाँ पर। मींस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसी बीच में बेसिकली ये प्रॉब्लम मैंने देखे हुए थे, ठीक है ना। और अभी हमें जो यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट उसका बच गया था, मैंने ग्राफ बनाया था यहाँ पर, ठीक है ना। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया था, ये आपको किसके बीच में मैंने ड्रॉ किया था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो ध्यान से यहाँ पर ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, लैम्डा इक्विवेलेंट है ना, तो स्मॉल लैम्डा इक्विवेलेंट और अंडर रूट ऑफ सी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था ना। वो ग्राफ बेसिकली मैंने इस टाइप से बनाया हुआ था, ये ध्यान से समझो। यहाँ पर कल जहां मैंने पिछला लेक्चर कंप्लीट किया था उसी के जस्ट आगे से हम एक बार बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया हुआ था, लैम्डा इक्विवेलेंट और डेल्टा सी मींस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, ठीक है ना। और ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने बात कर दिया था यहाँ पर, ठीक है ना। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इस टाइप से बनाया था। देखो ये स्ट्रेट लाइन था यहाँ पर, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखते थे, y = mx + c यहाँ पर हम लिखते थे। यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो m क्या बताता है यहाँ पर, m से हमें क्या पता चलता है, स्लोप क्या है यहाँ पर, ये y एक्सिस पर देखो यहाँ पर, ये बेसिकली y यहाँ पर, तो y एक्सिस पर देखो, x मींस x एक्सिस पर देखो यहाँ पर, और ये बेसिकली क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इसका मतलब क्या रहता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आप देखो, इंटरसेप्ट मींस ये y एक्सिस पर कहां पे कट करेगा जाके, देखो यहाँ पर इसका स्लोप ये है, देखो ध्यान से। अब इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, जहां पे कट करे जाके यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो कट पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट होता था, इसी को हम क्या बोल देते थे, मैक्सिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इसी पॉइंट का हम नाम क्या लिखे थे यहाँ पर, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफिनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। स्लोप नीचे ऐसे दिख रहा, नीचे स्लोप है तो नेगेटिव, ऊपर स्लोप होता तो पॉजिटिव, ठीक है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यदि हम इक्वेशन लिखना चाहें यहाँ पर, अब y एक्सिस पर कौन है यहाँ पर, तो देखो लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, अब स्लोप है यहाँ पर क्या है, स्लोप तो नेगेटिव स्लोप है यहाँ पर, mx यहाँ पर, एक मैंने यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर b, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर, x एक्सिस पर यहाँ पर अंडर रूट ऑफ c, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर, और इधर कौन है यहाँ पर, इंटरसेप्ट। देखो ये क्या है, इंटरसेप्ट मैक्सिमम क्या था, लैम्डा इक्विवेलेंट। क्लियर, मतलब क्या लिख दिया जाए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं बताओ, लैम्डा इक्विवेलेंट, ये क्या है, लैम्डा इक्विवेलेंट एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, पॉजिटिव टर्म हम पहले ले रहे हैं यहाँ पर, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, माइनस यहाँ पर, ये माइनस का टर्म यहाँ पर, माइनस b अंडर रूट ऑफ c यहाँ पर। ये इक्वेशन पहले पूछा भी गया एग्जाम में यहाँ पर, ठीक है ना। अब यदि यही इक्वेशन हम किसके लिए लिखना चाहते हैं यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो हम कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ये भी आप देख लो ध्यान से यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, इसी टाइप से यहाँ पर देखो ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइनस b अंडर रूट ऑफ c यहाँ पर। ये देखो ध्यान से यहाँ पर, यदि देखो ये मोलर, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये बेसिकली ये ज्यादा होता है यहाँ पर। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इतना टर्म जो है इसमें से माइनस करो, या हम कहें आप c की वैल्यू आप कॉन्सेंट्रेशन 0 कर दो यहाँ पर, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये
और इसी को हम बेसिकली एक नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन का नाम जो है डी बाय, इस इक्वेशन का नाम एक बार लिख दो यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज डी बाय हक्कल ऑन सगर, स्पेलिंग एक बार देख लेना, ऑन सगर इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज डी बाय हक्कल ऑन सगर इक्वेशन, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन ऐसे लिखे जा सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात समझ जाओगे ना आप यहाँ पर, ठीक है ना। अब 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ पे और पूछ लिए जाते हैं इसी टाइप से कंसेप्चुअली, ठीक है ना। यहाँ पर लैम्डा इक्विवेलेंट ये सब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये अननेसेसरी ग्राफिकली कोई मतलब नहीं, बट क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं यहाँ पर, वो ग्राफ आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे उसने कहा LiCl और NaCl और यहाँ पर KCl, और उसने यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ बना दिए, देखो ध्यान से यहाँ पर इस टाइप से उसने ग्राफ बना दिए यहाँ पर। अब पूछेगा यहाँ पर जैसे ABC, यहाँ पर ABC ऐसे मैंने लिख दिया। अब कौन सा ग्राफ किसके लिए होगा, ए वाला ग्राफ क्या LiCl का होगा, क्या NaCl का होगा, कि KCl का होगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफिकल लेकिन एक्चुअली क्या है, ग्राफिकल क्वेश्चन यदि आ जाता है तो बच्चों को एकदम ऐसे टफ लगने लगता है, ग्राफ है तो दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिकल क्वेश्चन आप समझ लो एक बार ध्यान से यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर देख लिया LiCl, NaCl और KCl। अब ध्यान से देखो आप पर कौन सा ग्राफ किसका होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, यदि हम इनको लिखना चाहें, यदि यहाँ पर हम देखना चाहें, Cl तो सब जगह कॉमन है यहाँ पर। अब बात क्या आती है, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, क्लियर। अब कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चार्ज देख लो यहाँ पर, चार्ज तो इक्वल है, जो अब यहाँ पर जो जल्दी से मूव करेगा, जो जल्दी से मूव करेगा वो बेसिकली मींस आयनिक मोबिलिटी इनमें ज्यादा किसकी होगी, आयनिक मोबाइल ज्यादा कौन होगा, क्लियर। तो ध्यान से देखो यहाँ पर आयनिक मोबिलिटी की हम पहले भी बात कर चुके थे यहाँ पर, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, याद करो यहाँ पर, ठीक ना। एक्वस मीडियम है यहाँ पर, आयंस तो एक्वस मीडियम में ही बनते ना यहाँ पर। अब इसे हमने एक्वस भी नीचे लिखना चाहिए, नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी यहाँ पर, मैक्सिमम आयनिक मोबिलिटी इसकी यहाँ पर, ये मैक्सिमम आयोनिक मोबाइल है, ये मैक्सिमम आयनिक मोबाइल है। आयनिक मोबिलिटी याद करो यहाँ पर, तो हम कहते थे लिथियम पॉजिटिव का हाइड्रेशन ज्यादा हो गया होगा, तो Li पॉजिटिव साइज में क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, क्लियर। हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये हम पहले बात किए हुए थे आपसे, क्लियर। पानी के बाहर लिथियम सबसे छोटा था, पानी में आके वो सबसे बड़ा हो जाता है, तो Li पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा बड़ा है, क्लियर, इसीलिए पानी में जल्दी मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ होना चाहिए ए वाला, ये बी वाला, ये सी वाला यहाँ पर, ठीक है ना। ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। इस टाइप से ग्राफिकल ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो ऑन सगर इक्वेशन आपको देख लेना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें ज्यादा कुछ नहीं मिलता यहाँ पर, बट स्ट्रॉन्ग के लिए ये सब पॉइंट आपको अच्छे से देखना होगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से यहाँ पर, यदि इलेक्ट्रोलाइट वीक हो जाता है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, देखो ध्यान से यहाँ पर, इसी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, आपने इस टाइप से यहाँ पे लिख दिया इसको इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और देख लो ध्यान से यहाँ पर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे लिख दिया यहाँ पर,
ये हमका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन। अब इसका ग्राफ एकदम कैसा आता है, ये हाइपरबोला टाइप का ग्राफ एकदम यहाँ पर आता है, इस टाइप का ग्राफ देखो आप, क्लियर। जैसे देखो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम होती जा रही, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, इसकी वैल्यू एकदम बढ़ रही, यहाँ पर एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ रही यहाँ पर। क्यों? डाइल्यूशन करने से इसके आयंस भी बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और आयंस के बीच का इंटरेक्शन भी कम हो रहा है, तो दोनों इफेक्ट वर्क करते हैं यहाँ पर वो, ठीक है ना। ये तो इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा एकदम बढ़ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे। डिफरेंट टाइप से ग्राफ आपसे पूछे भी जाते हैं यहाँ पर। जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने देखे यहाँ पर, वीक एसिड, वीक बेसिस या वीक सॉल्ट, ठीक है ना। तो जैसे कोई आपसे पूछे यहाँ पर, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर H2CO3, ठीक है ना, H2CO3 यहाँ पर लिख दो, और आप लिख दो यहाँ पर, और H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड है ये, ठीक है ना। और आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, एसिडिक एसिड आप लिख दो CH3COOH, क्लियर। अब इनमें कोई पूछे तो ज्यादा एसिडिक कौन है, तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, तो इसका ग्राफ क्या होगा। जैसे एक मैंने एक ग्राफ बना दिया, एक ग्राफ और ये बना दिया यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, तो ये वाला ग्राफ किसका होगा, ये H2CO3 का होगा, ये CH3COOH का ग्राफ होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से वो ग्राफ भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है आप, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, यहां से डी बाई हक्कल ऑन सगर इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, क्लियर। डी बाई हक्कल इक्वेशन यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर वो, ठीक है ना। वो मैंने केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखी थी यहाँ पर, क्योंकि उसमें ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती थी। अब इसका स्ट्रेट लाइन है कहाँ जो इसका इक्वेशन बनेगा यहाँ पर वो, ठीक है ना। तो डी बाई हक्कल ऑन सगर इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, यहाँ पर तो बस आपसे ग्राफिकल बातें पूछ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर बेसिकली हम मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी यदि हम लिखना चाहें तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी क्या होता था एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो देखो ये ग्राफ कहीं इंटरसेप्ट करेगा, इधर क्या, इधर कहीं इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं यहाँ पर, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है ना। मींस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ज्यादा बस ये वैल्यूज आपसे पूछ सकता है, कौन सा ग्राफ किसके लिए यहाँ पर, ये आपको देख लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब यहीं पे हम बेसिकली एक और डिफाइन करना चाहते हैं, दैट इज कोलरास का नियम, ठीक है ना। अब हम एक साथ ये समझा दें यहाँ पर, इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। कोलरास का नियम आप ध्यान से देखो, कोलरास का नियम स्पेलिंग एक बार देखो, कोलरास की स्पेलिंग क्या है यहाँ पर। कोलरास की स्पेलिंग आप लिख लो पहले एक बार, KOHLR यहाँ पर LRAUSCH, तो मैं लिख दिया कोलरास लॉ। बहुत ध्यान से आप समझो यहाँ पर, कोलरास लॉ आप बहुत ध्यान से देखो। कोलरास लॉ बेसिकली कब दिया जाता है, कोलरास लॉ बेसिकली हम कब डिफाइन करते हैं, जब आयंस के माइग्रेशन जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट हो जाए, एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करें, ना ही कम करें ना ही ज्यादा करें यहाँ पर, तो हम कहते हैं कोलरास लॉ इज डिफाइंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मींस कोलरास लॉ हम कब डिफाइन करते हैं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरास लॉ कब डिफाइन किया जाता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलरास का नियम कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन dissociation of all type of electrolyte will complete. At infinite dilution dissociation of all type of electrolyte
electrolyte will completed एट इनफिनाइट डाइल्यूशन सभी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाते हैं। एक बात क्लियर। फिर आयंस का इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आयंस के बीच का इंटरेक्शन नलीफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं यहां पर। क्लियर। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर डिसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट विल कंप्लीट। आयंस इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली खत्म हो जाता है। आयंस के बीच में सेपरेशन बहुत हो जाता है, मतलब आयंस जो है इंडिपेंडेंट होके माइग्रेट करने लगते हैं। जितने आयंस आना चाहिए थे वो आ गए और इंडिपेंडेंट होके माइग्रेट करने लगते हैं और मैक्सिमम कंडक्टेंस कंस्टिट्यूट करते हैं। कोलरास लॉ कैन बी डिफाइंड एज एट इनफिनाइट डाइल्यूशन dissociation of electrolyte will complete and ions will separate to maximum distance, hence it will cause the maximum conductance, or we can say all the ions at this point, means at infinite dilution, will fully participate in conductance। बात आप समझ गए यहाँ पर। मीन्स एट इनफिनाइट डाइल्यूशन माइग्रेशन ऑफ आयंस बिकम्स इंडिपेंडेंट, आयंस का डिसोसिएशन कंप्लीट एंड फुली कंट्रीब्यूट टू द कंडक्टेंस। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज कोलरास लॉ। ये सिंपली हम इसको कोलरास लॉ कह देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ रहे आप यहाँ पर। इसकी एप्लीकेशन लेकिन बहुत है। कोलरास लॉ के एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में बहुत है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये बेसिकली हम जो डिफाइन करते हैं, इनफिनाइट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ध्यान से देखो यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ध्यान से देखो, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर एम लिखा हो मोलर, ये इक्विवेलेंट, इतना ध्यान रखो। यहाँ पर ये कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा, बट बुक में कभी कभी और भी लिख देते हैं यहाँ पर वो, ठीक है ना। ओपी टंडन में यू दिया हुआ है, कुछ बुक्स में यहीं पे बस ऐसे लैम्डा नीचे EQ लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना, इनके यूनिट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर यूनिट में मोल इनवर्स लिखा होगा तो हम समझ जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और इनफिनाइट डाइल्यूशन पर तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन भी नाम दे देते हैं, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। तो कोलरास लॉ का बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। मैंने मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इनके एक्सप्रेशन आपको बता दिए थे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इसके भी एक्सप्रेशन बता दिए थे। यहाँ पर बस चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर Al पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो उसे 1/3 लिख देंगे। यहाँ पे बेसिकली AlCl3, तो 3Cl नेगेटिव आता था तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर वो, ठीक है ना। और मैंने आपको एक रिलेशन पहले लिखवाया भी था, इसको ध्यान में रखना आप। यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन देख लेना एक बार, अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू n फैक्टर। ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है यहाँ पर। यदि मोलर कंडक्टिविटी दिए जाएं तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब हम इस पर बेस्ड साथ साथ में 2-3 पहले हम न्यूमेरिकल देख लें, इसी पर बेस्ड यहाँ पर, ठीक है ना। इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। न्यूमेरिकल आप लिखो, आप
न्यूमेरिकल आप लिखो जल्दी से। पहला न्यूमेरिकल है, इसमें लिखो द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टेंसेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मैंने यहां पे लिख दिया लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम एसीटेट, मतलब CH3COONA एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट लिख दो यहाँ पर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर सीक्वेंस वाइज यहाँ पे लिख दो 126.45 दिया हुआ है यहाँ पर ये, और ये 426.16 एंड 91 यूनिट बताओ हमें क्या लिखना चाहिए। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना, या हम कहें ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना, सबके यूनिट यही रहेंगे। यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ये सब वैल्यू लिख दिया यहां पर रिस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इन्होंने पूछा है एसिटिक एसिड का, ठीक है ना, एसिटिक एसिड का पूछा हुआ है, तो इन्होंने पूछा है लैम्डा मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखो इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहो चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहो, एक ही बात है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH, इसका पूछा हुआ है इन्होंने यहाँ पर, देखना ध्यान से, यहाँ पर बात आप समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो आप। यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करें यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, इसके द्वारा ये टोटल कंडक्टेंस जो है उसमें किन किन का कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख दें, तो लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO नेगेटिव आयन प्लस, और किसका चाहिए यहाँ पर H पॉजिटिव, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव, बस हमें इतना चाहिए यहाँ पर। अब आप ये सब चीजें आप यहां से लेके आओ यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज बेसिकली आप यहां से लेके आओ, ऐसे समझ लो, चाहे आप ये इक्वेशन 1 दिया, ये इक्वेशन 2 दिया, ये इक्वेशन 3 दिया, और ये इक्वेशन आप ऑब्टेन करो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, ये तो मुझे चाहिए था यहाँ पर, बट सोडियम नहीं चाहिए था। सोडियम कहाँ दिख रहा है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा इसको यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर मुझे H प्लस चाहिए, H प्लस हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो H प्लस यहाँ से मिल जाएगा, जब आपने इसे माइनस किया है तो Na को भी यहाँ से हटा देगा, इसके Na को कैंसिल कर देगा यहाँ पर। ये कंडक्टेंस जो लिखा है वो किसकी वजह से है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के चलते इतना है। हमें तो चाहिए बेसिकली किसका, CH3COO नेगेटिव का ही चाहिए यहाँ पर। Na का माइनस होना चाहिए Na पॉजिटिव का, तो Na पॉजिटिव का देखो, यदि मैंने पूरा टर्म ही माइनस कर दिया यहाँ पर तो Na प्लस यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब फिर चाहिए था मुझे H प्लस का, तो यहाँ पे ये कंडक्टेंस जो दिया हुआ है वो HCl की वैल्यू यहाँ पर, मींस दिस कंडक्टेंस इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव एंड कंडक्टेंस ऑफ Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो, मुझे Cl नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे आपने माइनस किया हुआ तो Cl को कैंसिल कर देगा, आंसर आ गया बस यहाँ पर। समझ गए ना यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब कैसे आंसर क्या हुआ, मींस ये थर्ड वाला इक्वेशन है,
थर्ड वाले इक्वेशन को, ठीक है नहीं, प्लस मैंने क्या किया, सेकंड वाले को ऐड कर दो, ऐड कर दिया, माइनस फर्स्ट वाले को माइनस कर दो यहाँ पर, ठीक है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लिखना चाहें तो हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, देखो बाद में बचेगा क्या, यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर थर्ड, ये यहाँ पर थर्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दिया, थर्ड को लिखेंगे कैसे यहाँ पर, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ CH3 COO माइनस प्लस, ये है ना CH3 COO है ना यहाँ पर, प्लस Na के द्वारा इक्विवेलेंट एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव, इतना मैं लिख दिया यहाँ पर, प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड का देखो यहाँ पर HCl यहाँ पर, तो ये कंडक्टेंस किसके द्वारा होगा, HCl के चलते है टोटल, तो मैंने लिख दिया लैम्डा इक्विवेलेंट, देखो ध्यान से, एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है ना, ये आपने लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आपने माइनस कर दिया, अब माइनस बेसिकली क्या है, फर्स्ट वाले को माइनस करना है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया माइनस यहाँ पर, तो माइनस बेसिकली यहाँ पर क्या लिख दिया, लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Na पॉजिटिव, फिर माइनस ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई है ना फर्स्ट में, पूरे फर्स्ट में माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो मैंने क्या लिख दिया, लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर, देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हुआ, Cl नेगेटिव प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हुआ, अब बचा ही क्या यहाँ पर, क्लियर। तो हम क्या करें, इसके जगह पे हम कितना वैल्यू लिख दें यहाँ पर, देखो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 91, ठीक है ना, इसकी जगह पे हम क्या वैल्यू लिख दें यहाँ पर, जो दिया हुआ था 426.16, ये हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू दिए हुए थे बस वो वैल्यूज हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर बाद में क्या था, माइनस 126, ये माइनस यहाँ पर 126.45, ये सब मिला के मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मैंने कंबाइंड करके नीचे वैल्यू लिख दी, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर सॉल्व कर लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका आंसर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका आंसर जो दिया हुआ है वो आप लिख दो, आंसर दिया हुआ है वो है 390, आंसर आप लिख दो यहाँ पर इसका 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप यहाँ पर इसको। अगला एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट, ये सब कोलरास लॉ पे ही बेस्ड हैं, ये सब बातें कोलरास लॉ की ही हैं यहाँ पर, इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत कॉमन है यहाँ पर। अगला न्यूमेरिकल आप देखो यहां पर, अगला न्यूमेरिकल आप देखो, अगला न्यूमेरिकल सेकंड वाला न्यूमेरिकल आप देखो, ये देखने में बहुत बड़ा यहां पर, लिखो आप क्वेश्चन, एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड the conductivities at infinite dilution, conductivities at infinite dilution of NH4Cl, NH4Cl, NaOH, NaOH, NaCl, वैल्यू दिए हुए यहाँ पर 129.8, 217.4, 217.4,
108.99 mho रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर क्या है, MHO मो यहाँ पर, ठीक है ना। कंडक्टिविटी दी है वहां पर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ, लिखो आप, इफ द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ n upon 100 solution of NH4OH is 9.93 MHO mho. Calculate the degree of dissociation of NH4OH at this dilution. Calculate degree of dissociation alpha of NH4OH, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप समझ गए क्या? यहां पर क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये बेसिकली कहां दिए हुए हैं, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन यहां पर। लेकिन NH4OH का तो उन्होंने नहीं दिया हुआ है यहां पर। तो NH4OH हम कैसे ला सकते हैं बताओ। यहां पर मतलब यदि हमें इसका लिखना होता है, यहां पर ये तो मुझे एक वैल्यू दिया हुआ है, वैसे में निकालना होता तो अल्फा का वैल्यू क्या है, यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या होता था, मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो ये सब वैल्यूज कहां पर है, एट इनफिनाइट डाइल्यूशन पर है, इनफिनाइट डाइल्यूशन पर। तो ये वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा यहां पर। तो मतलब मुझे NH4 पॉजिटिव चाहिए और OH नेगेटिव चाहिए, और किसी का नहीं चाहिए यहां पर। तो NH4 देख लो यहां पर, ये पॉजिटिव हमें ये चाहिए था यहां पर, ठीक है ना। ये और OH नेगेटिव चाहिए था, तो मैंने NaOH ऐड कर दिया। और माइनस क्या करना है, NaCl को माइनस कर दो बस। यहां पर ये दोनों को आप ऐड कर दो और इसको यहां पर माइनस कर दो, तो NH4OH बनेगा कि नहीं बनेगा। डायरेक्ट आप देखना सीखो। यहां पर NH4OH का मुझे चाहिए था, मींस कंडक्टिविटी ड्यू टू NH4 पॉजिटिव एंड कंडक्टिविटी ड्यू टू OH माइनस, यही चाहिए था आपको। तो वो कैसे आ सकता है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसको मैंने माइनस कर दिया, Na से Na कैंसिल हो गया, Cl से Cl कैंसिल हो गया, बच गया ये। यहाँ पर दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो यहाँ पर। क्लियर। तो ये वैल्यू यहाँ पर, ये वैल्यू ऊपर लिख दो यहाँ पर, ये जो आपने निकाला इसको नीचे लिख दो, सॉल्व कर लो। यहाँ पर आंसर हम लिख देते हैं। यहाँ पर अल्फा कितना आता है, अल्फा जो आता है वो है इसका 4.17%। अल्फा कितना आएगा आंसर, 4.17%, ठीक है ना। ये वैल्यू अब आप सॉल्व कर लो यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल, इनको ऐड करो, इसको माइनस कर दो यहाँ पर, ये वैल्यू आप नीचे रख देना और ये वाले वैल्यू ऊपर रख दो। यहाँ पर अल्फा निकालो, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट निकालना यहाँ पर, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लिख दो यहाँ पर, एक और क्वेश्चन आप लिखो। और न्यूमेरिकल आप लिखो यहां पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप देखो,
और आप इसे सॉल्व करो यहाँ पर, ये हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 हम आंसर बता देंगे, नहीं याद तो बताना उसमें। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, आप लिखते जाओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilutions are, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले सॉल्व भी कर लिया यहाँ पर, ये 390, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो पहले सॉल्व कर लिए हैं। दूसरा आप लिख दो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ the molar conductivities of KCl, NaCl, KNO3 are 152, 128 and 111। यूनिट क्या लिखे यहां पर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। यूनिट आप अपने मन से बनाते आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये हम सब आपको समझा दिए यहाँ पर, सबके यूनिट वही यहाँ पर, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली what is the molar conductivity of NaNO3 means molar conductivity, यदि हम लिखना चाहें इसको लिखते हैं molar conductivity at infinite dilution of NaNO3 का पूछा है, ठीक है ना। ये पूछा हुआ है, आपको सॉल्व करना है, हम इसका आंसर लिख देगा डायरेक्ट बस 87। आंसर कितना आता है इसका, यहाँ पर आंसर है 87 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। ये समझ जाओ ना, ये आप ही सॉल्व करो इसको, यहाँ पर आंसर मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन हम और अभी देखेंगे यहाँ पर, ये समझ में आ जाएगा यहाँ पर। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको बनेंगे, आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं यहाँ पर। बस ये देखो Na पॉजिटिव NO3 माइनस, कहाँ से लाए यहाँ पर, Na बेसिकली पॉजिटिव चाहिए, A पॉजिटिव चाहिए, NO3 चाहिए, इसको दोनों ऐड करो, इसको माइनस करो, आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स में बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है यहाँ पर एक्चुअली, लेकिन ये न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। ये न्यूमेरिकल बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, लेकिन ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको क्लियर करके समझाया हुआ है, क्लियर करके मैंने आपको बताया हुआ है। ध्यान से एक बार और समझ लो ध्यान से, यहाँ पर इनके फॉर्मूले, इनके यूनिट। सबसे पहले मैंने समझाया था यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यहाँ पर ये क्या होता था, रेजिस्टेंस। कोई पूछे रेजिस्टेंस आया क्यों था, ये हम जो इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं, रेजिस्टेंस आता किस लिए है, रेजिस्टेंस जनरेट क्यों होता है। देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकल के जाते हैं वहां पर बेसिकली कैटायन बनता है, तो वो कैटायन उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है यहाँ पर, वो क्लियर। इसके चलते इलेक्ट्रॉन फ्रीली नहीं मूव कर पाता। बात समझ आप यहाँ पर, इसीलिए रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था, रेजिस्टिविटी L अपॉन E। एक ये फॉर्मूला हम लिखे थे यहाँ पर, ध्यान करो यहाँ पर, ये फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, लेंथ अपॉन एरिया होता था ये। बात समझ गए आप यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब फिर मैं लिखा था कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था यहाँ पर, ओम होता था, ठीक है ना।
इधर यदि हम एक फॉर्मूला और लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो रो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस इनटू ए अपॉन एल ऐसा लिख सकते हैं। इसका यूनिट भी बना लो आप, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, ये सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, यूनिट बना लो आप इसको, ठीक है ना। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि कंडक्टेंस इज इक्वल टू लिखना चाहें तो हम क्या लिख दें यहाँ पर, बताओ। कंडक्टेंस यहाँ पर ए इनवर्सली हमें लिखना होगा यहाँ पर, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, कंडक्टिविटी के, और यहाँ पर ये क्या हमें लिख दिया, ए अपॉन एल, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। यूनिट बनाना हो तो कंडक्टेंस के यूनिट क्या है, इसके जो यूनिट है उसका अपोजिट कर दो। हम कहें साइमन या MHO मो या ओम इनवर्स, ठीक है ना। इसके यूनिट हमने लिख दिया यहाँ पर। ये क्या है, कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यदि हम K इक्वल टू लिखना चाहें तो हम क्या लिखते थे, बताओ यहाँ पर। कंडक्टेंस C इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए को हम क्या बोला करते थे, दिस इज सेल कांस्टेंट। ये क्या था, कंडक्टेंस। यूनिट हम कैसे निकालते थे, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर कंडक्टेंस की यूनिट, यहां पर कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती थी, यहां पर साइमन, ठीक है ना। साइमन हम लिखते थे। अब यहां पर क्या है, कंडक्टेंस इनटू, अब लेंथ के यूनिट सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, एरिया है ना यहाँ पर, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, क्या बना लोगे यहाँ पर, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या हम कहें ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना, या हम कहें मोहो सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इस टाइप से कंडक्टिविटी के यहाँ पर कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के लिए बातें लिख दिए थे। ये ठीक से सब फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए आप, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी को फिर मैंने एक और अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया था। कंडक्टिविटी हम कहते थे 1 ml में आयंस कितने हैं, मींस 1 ml के आयंस जो हैं वो कंडक्टिविटी कहलाते हैं। अब वॉल्यूम 2 ml में कितने होंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। 3 में कितने होंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 में होंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 1 ml आयंस जो हैं उनके द्वारा जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये बात हम कर लिए थे यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें से। इनके यूनिट्स और फॉर्मूले बस हम ठीक से अप्लाई करते जाए यहाँ पर। इस पर बेस्ड आपको 10-20 न्यूमेरिकल लगाने चाहिए यहाँ पर, तब आप ठीक से समझ पाओगे यहाँ पर, ठीक है ना। 2-4 न्यूमेरिकल और लिख देते हैं यहाँ पर। न्यूमेरिकल आप देखो ध्यान से जल्दी से यहाँ पर। न्यूमेरिकल यहाँ पे देखो, वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ, अगला न्यूमेरिकल यहाँ पर, वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट सराउंडिंग 2 platinum electrode, 2 platinum electrode 2.1 centimeter apart, 2.1 centimeter apart and 4.2 square centimeter in area was found to offer a resistance of 50 ohm। 50 ohm यहाँ पर, ओम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर 50 ohm। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा हुआ है, बात समझ गए आप यहाँ पर।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा हुआ है यहाँ पर, कैसे निकालना होगा यहाँ पर बताओ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या लिखते थे यहाँ पर, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर नॉर्मलिटी, ठीक है ना। ये नॉर्मलिटी हम यहाँ पे लिखते थे, ठीक है ना। अब 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट सराउंडिंग 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर मुझे पहले के भी निकालना पड़ेगा। के हम कैसे निकालने, यहाँ पर के इज इक्वल टू कंडक्टेंस सी इंटू एल अपॉन ए। अब कंडक्टेंस तो नहीं दिया बट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। एल का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया, ठीक है ना। ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, और नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है यहाँ पर, समझ गए ना। तो डायरेक्ट हम आंसर लिखना चाहें तो लिख देते हैं, आंसर लिख रहा है डायरेक्ट इसका। आंसर आया कितना 10 ओम इनवर्स 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट्स। आंसर आप ठीक से समझ जाओ यहाँ पर, ठीक है ना। सिंपल है ना। यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम जानते थे, ठीक है ना, बट इन्होंने के यहाँ पर नहीं दिया था कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या लगाते थे, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस नहीं दिया था बट रेजिस्टेंस दिया था, तो C इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। और लिख दो न्यूमेरिकल, और लिखो न्यूमेरिकल यहां पर। आप जल्दी आप सॉल्व करो यहां पर। पहला वाला न्यूमेरिकल हम एक बार पढ़ देते हैं। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, ये जो पिछला मैंने सॉल्व किया है वो न्यूमेरिकल हम एक बार और पढ़ देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ना लिख पाए। 1 normal solution of a salt surrounding 2 platinum electrodes 2.1 centimeter apart and 4.2 centimeter square in area was found to offer a resistance of 50 ohm. Calculate the equivalent conductivities of the solution. ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिखो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl। डेसी मतलब कितना 1/10 है ना। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl। Specific conductance of a DC normal solution of KCl is 0.0112 ohm inverse centimeter inverse। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया मतलब K का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान रखना है। The resistance of a cell containing the solution was found to be 56। रेजिस्टेंस पाया गया इसका 56। रेजिस्टेंस कितना देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 56। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट पूछा हुआ है यहां पर। सेल कांस्टेंट बताओ, सेल कांस्टेंट बताओ। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जाना यहां पर कि नहीं। देखो फॉर्मूला लिखना चाहें, कंडक्टिविटी K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू L अपॉन A। सेल कांस्टेंट यही है, ठीक है ना। तो अब देख लो यहां पर ये वैल्यू तो दिया हुआ है ना यहां पर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख दें यहां पर, इसको लिखना चाहें तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस इनटू L अपॉन A। तो क्या लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस के यहां पर वो, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, आंसर आ जाएगा यहां पर। आंसर हम लिख देते हैं, इसमें आंसर आता है 0 पॉइंट, आंसर लिख रहे हैं यहां पर 0.6
2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये बेटा इसका आंसर है, यहाँ पर समझ लो ध्यान से, यहाँ पर ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो K इक्वल टू मैंने क्या लिखा, C इंटू एल अपॉन ए। तो एल अपॉन ए इज सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट हम क्या लिख सकते हैं, K अपॉन C कंडक्टेंस। बट कंडक्टेंस यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो हम सेल अपॉन ए यदि हम लिखना चाहें, एल अपॉन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं K अपॉन C या फिर रेजिस्टेंस इंटू K। मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पर क्वेश्चन एक और आप क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो। अगला नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लिख दो। The resistance of one normal solution of CH3 COOH is 250 ohm. 250 ohm. When measured in a cell of cell constant, when measured in a cell of a cell constant 1.15 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब एक सेल कांस्टेंट दिया हुआ है सेंटीमीटर इनवर्स। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विल बी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हुआ है, मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहां पर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात देखो ध्यान से, तो हम फॉर्मूला लिख दें यहां पर। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, ठीक है ना। नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1 नॉर्मल, ठीक है, और K कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है K यहाँ पर, ठीक ना। तो K हम पहले कैसे निकालें इसका, K इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू L अपॉन ए सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। या हम कहें K कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, C को क्या लिख दें 1 अपॉन रेजिस्टेंस इंटू L अपॉन ए मतलब सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ, सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, K का वैल्यू पुट करो, आंसर लिखो। आंसर हम लिख देते हैं, आंसर आता है इसका 4.6, आंसर 4.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। और भी क्वेश्चन सिंपल ही है, तो यहाँ पर एक और लिख दो यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक और लास्ट क्वेश्चन आप लिखो इसका। ये सभी न्यूमेरिकल ठीक से आप सॉल्व करते चलना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, if the molar conductance values of Ca2 positive, if the molar conductance या हम कहें मोलर कंडक्टेंस values of Ca2 positive and Cl negative at infinite dilution are respectively 118.8 into 10 raised to the power minus 4 into 10 raised to the power minus 4। इसके बाद यहाँ पर
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसमें से -4 यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यूनिट लिखो आप इसका ओम इनवर्स या हम कहें साइमन, और क्या है मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यूनिट भी ठीक से लिखो यहाँ पर। मीन्स क्या दिया हुआ है, ये मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यूज दिए हुए हैं, लिखो ठीक से यहाँ पर 77.33 इंटू 10⁻⁻⁴, यूनिट वही यहाँ पर। देन दैट ऑफ CaCl2 इज, CaCl2 का पूछा है उसी यूनिट में और कोई चेंज नहीं यहाँ पर, CaCl2 का पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो CaCl2 का मुझे आप लिख के बता दो, आंसर हम आपको बता देंगे यहाँ पर। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 कैसे लिखते थे बताओ यहाँ पर। तो मैंने लिखा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव प्लस Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl नेगेटिव। बात समझ में आ रही है यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। वैल्यू पुट कराओ, ये मैंने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया इसका, यहाँ पर देखो Cl नेगेटिव 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आंसर हम डायरेक्ट लिख देगा। यहाँ पर आंसर है इसका, आंसर आता है इसका यहाँ पर 273.54 इंटू 10⁻⁻⁴ क्लियर। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, यूनिट ओम इनवर्स मीटर, मीटर में दिया हुआ है, जनरली हम किस में देते हैं सेंटीमीटर में, बट मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते चलो यहाँ पर, ठीक है ना। ये बेसिकली मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट जो था उसमें मैंने अभी बात किया हुआ था, ठीक है ना। तो लगभग 3-4 लेक्चर जो है ये इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट पे भी हो गए। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब जैसे मान के चलो ये लेक्चर जो है अभी आपका यहाँ पर 1 घंटे का लेक्चर वो 1.5 घंटे के इक्वल हो जाता है, क्योंकि नोट्स भी तो आपको लिखने होते होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई कमी आप मत छोड़ना है। अच्छा, दूसरी बात है, 2-4 बच्चों का फोन आया था कि सर ये लेक्चर क्या आगे भी बने रहेंगे। ये लेक्चर आगे बिल्कुल भी नहीं बने रहेंगे, क्लियर। ये लेक्चर जल्दी ही अब डिलीट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला हुआ है ये लेक्चर जितनी जल्दी आप देख सको देखते जाना, और बाद में हम कुछ भी नहीं सुनेंगे यहाँ पर कि हम यहाँ थे सर वहाँ थे, ये सब कुछ भी नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो आप जैसे ही जिस दिन हम लेक्चर डालते हैं उस दिन ही आप देखो यहाँ पर, और आगे चल के अभी ये लेक्चर अनलिस्टेड भी कर दिए जाएंगे। अब भी पता नहीं कितने बच्चे देखते हैं लेक्चर ये, ठीक है ना, कुछ बच्चे इधर उधर सर्कुलेट कर देते हैं, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना। और खास बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत डिफरेंशिएटिंग चैप्टर है ये, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है जो मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत करता है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से समझते जाओ। जिस दिन लेक्चर हम आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अपलोड करें, उस दिन ही आप देख डालो, आगे चल के फिर कुछ नहीं रहेगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आप इसको, ठीक है ना बेटा, पूरा इसको करो। इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट मैंने बात कर लिया है, और आप लोग अब एक टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर हो सकता है इस सैटरडे को हम टेस्ट कंडक्ट करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आप तैयारी कर लो, इस सैटरडे को एक टेस्ट देने की है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस सैटरडे को आपका हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर टेस्ट कंडक्ट करेंगे ही। तब तक आप पूरे लेक्चर आप देख लो, पूरे नोट्स बना लो, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है ना बेटा। ओके, थैंक यू।